जय हिंद साथियों। पिछले कुछ दिनों से कई बच्चों की ये मांग उठ रही थी, ये सवाल आ रहे थे कि क्या हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है और किस अप्रोच के साथ पढ़नी चाहिए। ये वीडियो उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने तैयारी या तो नई नई शुरू की है या फिर वे अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, यानी कि उनके पास इनफ टाइम है इस एग्जाम को फाइट करने के लिए। उन लोगों के लिए भी है जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के दुष्चक्र में फंस गए हैं, लेकिन कंसेप्चुअल क्लियरिटी ना होने के कारण इस एग्जाम को क्रैक कर पाने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अरस्तु का कथन है, वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत आधा काम स्वयं कर देती है। इसी को अगर ध्यान में रखा जाए तो ये स्टेटमेंट जितना एनसीईआरटी पढ़ने पर जचता है, शायद ही किसी दूसरी चीज पर जचे। इस सेशन में हम सीखेंगे क्यों पढ़ें और कैसे पढ़ें। कैसे पढ़ें इसका उत्तर जानने के लिए आवश्यक है कि हमें पता हो क्यों पढ़ें। जब हम जान लेते हैं कि वाई इट इज इंपॉर्टेंट, तब ये बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए कि हम कैसे इसे पढ़ें। क्यों का सबसे अच्छा उत्तर दे सकता है ये तथ्य कि एनसीईआरटी हमें परीक्षा निकालने के लिए पढ़नी है, सिर्फ पढ़ने मात्र के लिए नहीं पढ़नी है। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, चाहे वे मेंस के हों चाहे वे प्रीलिम्स के हों, ये बता सकते हैं कि एनसीईआरटी का महत्व क्या है। तो मेंस का एक क्वेश्चन देखिए जो 2017 में आया था। 18वीं सदी का भारत खंडित राज्य की छाया मात्र था, समझाइए। दोस्तों, ये एनसीईआरटी, मॉडर्न इंडिया की एनसीईआरटी के पहले चैप्टर की दूसरी तीसरी लाइन ही है और एनसीईआरटी में ही वर्गीकरण दिया है कि उस समय भारत के राज्यों की प्रकृति कैसी थी। कुछ स्वतंत्र थे, कुछ अर्ध स्वतंत्र थे, कुछ मुगल शासन विरोधी राज्य थे। और यदि यह वर्गीकरण आपको मालूम है तब आप इसका 100% बेहतर तरीके से उत्तर दे पाएंगे। ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन आया था जो लिखा नहीं है स्लाइड में, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन राष्ट्रीय एकता को बढ़ाता है या घटाता है। एनसीईआरटी में इसकी विस्तृत चर्चा की गई है। क्लियर। और अंत में यह लिखा गया है रजनी कोठारी के स्टेटमेंट के साथ कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। यहां तक कि कुछ इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका, जिन्होंने एक भाषाई समुदाय को दबाने की कोशिश की, उसकी भाषा की स्वायत्तता को नकार दिया। तो इस वजह से राष्ट्रीय एकता भी खतरे में आ गई, जैसे पाकिस्तान का विभाजन हो या फिर बहुत लंबे अवधि तक चले श्रीलंका में गृह युद्ध हो, इसके उदाहरण है। एनसीईआरटी इतना सटीक मटेरियल आपको प्रोवाइड करती है ताकि आप मेंस के कुछ क्वेश्चंस का आंसर बेहतर तरीके से दे सकें। ध्यान रहे, कुछ सवालों का आंसर। ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक सवाल एनसीईआरटी से आए, ना तो ये जरूरी है ना ही ये संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीलिम्स पर आ जाते हैं। ये देखिए, जो पॉलिटी की अप्रोच है, लीगल अप्रोच से पढ़ी जाती है, जो लक्ष्मीकांत जिस पर आधारित है या दूसरी बुक्स जिस पर आधारित हैं, उनमें वो कंसेप्चुअल गहराई नहीं है, वो पॉलिटिकल अप्रोच के साथ गहराई नहीं है जो कि यूपीएससी की पिछले कुछ समय से मांग रही है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें उन्होंने पूछ लिया है कि अधिकार का अर्थ क्या है। एक तरह से तो अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। ये बिल्कुल स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि उल्टा ठीक है, तो सी करेक्ट है। ये आपको 11th क्लास की राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटी की बुक में आराम से मिल जाएगा। एक एक चैप्टर दिया हुआ है एक एक कंसेप्ट पर। शायद ही उससे अच्छी बुक आपको अधिकार, धर्मनिरपेक्षता या दूसरे कुछ कंसेप्ट समझाने में मिले। राष्ट्रवाद भी उनमें से एक है। नेक्स्ट प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो आया था, द्वैध शासन, डायरकी, ये तो लगभग हर आपको मॉडर्न इंडिया की बुक में मिल जाएगा, परंतु ये एनसीईआरटी में एज इट इज दिया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कहां मिलती है। दोस्तों, ये तो सर्वविदित है और सर्व मान्यता प्राप्त है कि आपको आर्ट एंड कल्चर के लिए एनसीईआरटी से बेहतर बुक्स अवेलेबल ही नहीं है। इसलिए एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर के लिए तो शायद विकल्पहीन चयन मानी जाती है। तो इसलिए आप ये भी देख सकते हो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ कर आ रहे हैं हूबहू एज इट इज। कहां पर? प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में। तो एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना जरूरी है ताकि आप एग्जाम में अधिक सहज महसूस कर सकें। एनसीईआरटी क्यों पढ़ें, उसके लिए दूसरे कारण भी हैं जो प्रश्न पत्र से अलग हटके दिए जा सकते हैं। जैसे कि ये सही समय है। यदि आप महसूस करते हैं कि आज आपके पास कम समय है एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, यकीन मानिए कल और कम समय होने वाला है। इसलिए ये बिल्कुल राइट टाइम है अगर आप बिगिनर हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लें। अदरवाइज
कंसेप्ट क्लियर ना होने की वजह से आप प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के दुष्चक्र में फंसते जाते हैं और अपने अटेम्प्ट बर्बाद करते जाते हैं। ना सिर्फ अटेम्प्ट ज्यादा होने से ना सिर्फ अटेम्प्ट कम नहीं हो जाते दोस्तों, मनोबल भी कम हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सही दिशा में सही शुरुआत पहली सीढ़ी से करें। दूसरी बात, एनसीईआरटी जो हैं वो पर्याप्त नहीं है लेकिन आधारभूत हैं। इनके अलावा भी आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक पढ़नी होंगी, लेकिन कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए ये सबसे बेहतर शुरुआत है। ये पहली सीढ़ी है जो आपको महत्व दिए जाने लायक है। थर्ड, विश्लेषण क्षमता। इस परीक्षा की केंद्रीय मांग है विश्लेषण क्षमता। एनसीईआरटी आपको बताती है कि किसी इशू का एनालाइज कैसे किया जाए, किस किस आधार पर उसे वर्गीकृत किया जा सकता है अपने उत्तर को। मैं हमेशा बोलता हूं एक अच्छा वर्गीकृत उत्तर ही एक अच्छा अंकदायी उत्तर बनता है। तो विश्लेषण के लिए जैसे कि वर्गीकरण आप नोटिस करते जाएंगे, एक छोटी सी डायरी रखिएगा। अभी हम आएंगे इस पर कि कैसे पढ़ें, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्यों पढ़ें। तो एक छोटी सी डायरी रखिएगा और उसमें देखिएगा कि एनसीईआरटी अलग अलग इश्यूज को वर्गीकृत कैसे करती है। जैसे वे आंतरिक कारण और बाह्य कारणों में बांटती है, या वे पुश फैक्टर और पुल फैक्टर्स में बांटती है, क्लियर, या वे कारण, प्रभाव और प्रक्रिया पर इनमें से किस पर ज्यादा बल देती है। तो इस तरह आपकी विश्लेषण क्षमता इंप्रूव होगी, गारंटी है इससे। नेक्स्ट, दृष्टिकोण निर्माण। यदि आपके पास आपका स्वतंत्र, तार्किक, तटस्थ मत नहीं है तो इस परीक्षा में आप बेकार ही तैयारी कर रहे हैं। इस परीक्षा की भी केंद्रीय मांग है कि आपके पास एक अपना तटस्थ मत हो। और एनसीईआरटी की खूबी यह है कि वे संतुलित, तार्किक और गैर निरपेक्ष मत को प्रदान करती है। यहां सिर्फ ओपिनियन इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां इंपॉर्टेंट है कि आप उस ओपिनियन तक पहुंचते किस तार्किक प्रक्रिया से हैं। यह बहुत आवश्यक है। एनसीईआरटी की खूबी यह है, बहुत आसान तरीके से वो आपको यह समझाने में सफल होती है। नेक्स्ट, एनसीईआरटी की जानकारी विश्वसनीय और प्रमाणित है, इन पर शक करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। बस एक चीज आपको ध्यान देनी है, जैसे इकोनॉमी की जो मैक्रो इकोनॉमी वाली बुक है एनसीईआरटी की, वो अपडेटेड नहीं है, तो आरबीआई ने कुछ चीज़ों की परिभाषा बदल दी है, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिर भी वो बहुत छोटी चीज़ होगी जिसकी वजह से हम पढ़ना ही छोड़ दें बाकी एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी सरल एवं इंटरेक्टिव है। सरल और इंटरेक्टिव होने का फायदा यह है कि आप इन्हें बोर नहीं होंगे इन्हें पढ़ते समय। दूसरी चीज, यह आपको एक जीवंत मार्गदर्शक की भांति लगेगा। इस पुस्तक से बात कीजिएगा। शानदार किताबें हैं, एनसीईआरटी भारत की सबसे बेहतरीन किताबें हैं। अब आते हैं एनसीईआरटी कैसे पढ़ें। सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के मन में रहता है, हम उसे क्लियर करेंगे। क्या सभी एनसीईआरटी पढ़नी है? बिल्कुल भी नहीं। वही एनसीईआरटी पढ़िए जिनकी लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप में, और उस टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक के थ्रू टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ हिस्ट्री की ही सभी एनसीईआरटी पढ़ना आवश्यक है, क्लियर, क्योंकि जो 6th 7th 8th में है उसका सारांश बाद में अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज, और वो बहुत ही आधारभूत नींव रखती है, अदरवाइज आगे आपको समझने में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। जो हमारे अतीत नाम की 6ठी 7वीं 8वीं की पुस्तकें हैं वो पढ़ना बहुत आवश्यक है, अदरवाइज बेसिक 6th क्लास से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसकी कंप्लीट सूची आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, चिंता ना करें। दूसरी चीज, पढ़ने से पहले प्लीज ये काम कर लें कि पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र देख लें, क्योंकि इन्हें पढ़ने का एकमात्र उद्देश्य परीक्षा निकालना होना चाहिए, क्लियर। तो आपको एग्जाम की डिमांड पता होगी तो आप उस अनुरूप सप्लाई कर पाएंगे। आपके दिमाग के सांचे उस तरह से ग्रहण करेंगे ज्ञान को जिससे वे परीक्षा उपयोगी हो सके, अदरवाइज उसका कोई महत्व नहीं है। इससे बेहतर है कि आप दूसरे पुराण मुराण पढ़ लीजिए अगर आप परीक्षा पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं तो। थर्ड चीज बहुत बेहतरीन चीज है, जो सीबीएसई या एनसीईआरटी पैटर्न या बोर्ड से नहीं है, मैं उन्हें बता दूं, निष्क्रिय रीडिंग हम लोगों की कमियां रही हैं। ये थोड़ा सा स्वीकार करना चाहिए। पढ़ते चले जा रहे हैं, प्रभाव में पढ़ते जा रहे हैं, रुक कर ठहर कर समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इसे छोड़ दीजिए। एनसीईआरटी पढ़ते समय एक्टिव रीडिंग बहुत जरूरी है। जब मैं एक्टिव रीडिंग बोलता हूं तो इसका मतलब है
कि कोई भी पंक्ति को आप एज अ फैक्ट ना लें, सिर्फ अंडरलाइन कर ना छोड़ दें, क्वेश्चन मार्क लगाएं कि ये इस निष्कर्ष पर पहुंची क्यों है। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए एनसीईआरटी की एक बुक में लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास जो है वो सामाजिक पुनर्निर्माण का इतिहास भी था। तो ये पता कीजिए कि कैसे स्वतंत्रता संघर्ष ने सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश की है, चाहे वो वुमेन के लेवल पर हो, चाहे वो लोअर कास्ट के लेवल पर हो, सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लेवल पर हो, या किसी दूसरे मामले पर हो। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए, इसलिए इस लाइन को याद रखिए, डोंट अंडरलाइन द एनसीईआरटी, पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन इट। नेक्स्ट, ये एक्टिव रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ना आया हो तो 20-25 सेकंड पीछे जाइए और दोबारा सुनिए। नेक्स्ट, लॉ ऑफ इंटरकनेक्टिविटी का पालन करें। इस परीक्षा की खास बात यह है कि सिलेबस तो GS1, GS2, GS3, GS4 के रूप में है, सब्जेक्ट वाइज भी अलग अलग दे रखा है, लेकिन यूपीएससी बहुआयामी सवाल पूछने की आदी रही है। उसकी डिमांड है कि उस तक बहुआयामी बच्चे ही सफल होकर पहुंचे। इसलिए आप एनसीईआरटी पढ़ते समय लॉ ऑफ इंटरकनेक्टिविटी का पालन करें। ये कैसे कर सकते हैं आप? दो चैप्टर्स के बीच अंतर संबंध तलाशने की कोशिश करें कि क्या इंटरकनेक्टिविटी है, खुद से पूछें। दो पैराग्राफ के बीच अंतर संबंध तलाशने की कोशिश करें कि इन दो पैराग्राफ के बीच क्या कनेक्टिविटी है, तब मजा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री की एनसीईआरटी की बात करते हैं। सेकेंड चैप्टर में लिखा हुआ है कि अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कैसे किया। तो पहला वाला चैप्टर बता रहा था कि भारत कमजोर कितना था, आप उसी को गुलाम बना सकते हैं जो कमजोर हो। क्लियर? तो इस तरह कनेक्टिविटी है, और ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये बहुत मायने रखती हैं आपको परीक्षा अनुपयोगी, परीक्षा उपयोगी अप्रोच देने के लिए। माफ कीजिएगा, अनुपयोगी बोल दिया था मैं। नेक्स्ट, टारगेटेड अप्रोच। दोस्तों, एनसीईआरटी के लिए ज्यादा समय तो नहीं देना है आपको, इसलिए बेहतर होगा कि आप साप्ताहिक टारगेट बना लें कि मैं इस सप्ताह ये एनसीईआरटी या इतना पोर्शन इसका खत्म करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि इफ यू डोंट हैव अ टारगेट यू कांट हिट अ टारगेट। ये गेट अ टारगेट लिखा गया है, वो गलती से लिखा है, कांट हिट अ टारगेट। तो इसलिए यदि आपके पास लक्ष्य नहीं है तो आप उसे भेदेंगे क्या? इसलिए टारगेटेड अप्रोच रखें। क्या एनसीईआरटी के नोट्स बनाने हैं? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। मान लीजिए कि एनसीईआरटी के अगर आप नोट्स बनाते हैं फर्स्ट रीडिंग में, तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि ना तो वे क्वालिटीफुल होंगे, ना वे टू द पॉइंट होंगे, आप सिर्फ फैक्ट ही फैक्ट लिखते जा रहे होंगे। तो फर्स्ट रीडिंग में बनाने का कोई मतलब नहीं। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा विवेकवान बन गए हैं और सेकेंड रीडिंग में आप एनसीईआरटी के नोट्स बनाते हैं, तब एनसीईआरटी के नोट्स अकेले बना लेने पर जब आप स्टैंडर्ड्स बुक्स पढ़ेंगे तो दोबारा नोट्स बनाएंगे, और इस तरह दोहरे नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे। कभी भी आप दोहरे नोट्स को रिवाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए एनसीईआरटी के सेपरेट नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आई रिपीट माई वर्ड्स, सेपरेट नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी पुस्तकें कई जो हैं वो साइड में जगह देती हैं, आप उस पेज की इंपॉर्टेंट चीज वहां स्टार बनाकर लिख सकते हैं, और इस तरह एनसीईआरटी को क्विक रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर? तो सेपरेट नोट्स की आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी के प्रश्नों को गंभीरता से लें, क्योंकि अब तक जो पूछा जा चुका है वो तो पूछा जा चुका है, अब लड़ाई तो भविष्य की है। इसलिए एनसीईआरटी के सवालों को आप गंभीरता से लें, उन्हें लिखें। क्लियर? उन्हें लिखें, और प्रीलिम्स के भी जो क्वेश्चन हैं एमसीक्यूज टाइप से, उन्हें भी अटेम्प्ट करें आप। क्लियर? और यदि नहीं बन पा रहा है तो आप उनका उत्तर दोबारा चैप्टर के अंदर जाकर खोजें। खुद को थोड़ा सा कठिन टास्क दीजिए। जीवन आसान होने में मजा नहीं है, परीक्षा भी आसान नहीं है। इसलिए तो एनसीईआरटी के प्रश्नों को गंभीरता से लें। ऐसा इसलिए भी मैं कह रहा हूं क्योंकि इसके प्रश्न यूपीएससी के प्रश्नों के लेवल को छूते हैं, और इस वजह से ही ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, शीर्षकों को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन शीर्षक पर बनते हैं। अब शीर्षक पर डायरेक्ट अगर क्वेश्चन बन जाए तो फिर तो वो एमपीपीएससी हो गया, अगर वे इनडायरेक्ट क्वेश्चन बना रहा है तो फिर वह यूपीएससी हो गया। इसलिए जब आप पैराग्राफ को पढ़ें या आप एक शीर्षक के अंदर दिए गई सामग्री को पढ़ें तो ये समझने की कोशिश करें कि इसे किस दूसरे शीर्षक के तहत लिखा जा सकता था, और ऐसा करने पर आपकी समझ इंप्रूव होगी कि आप उसे बेहतर तरीके से डाइजेस्ट कर पाएंगे जो उसके अंदर लिखा हुआ है। क्लियर? तो इस शीर्षक पर ध्यान देना आपका धर्म है।
दोस्तों आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर। टेलीग्राम वो जगह है जहां आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, हमारे हर एक वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी, साथ ही साथ वो लिस्ट भी अवेलेबल हो जाएगी जिस पर एनसीईआरटी की लिखा हुआ है कि हमने ये एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है और दूसरी नहीं है। थैंक यू सो मच। 15 मिनट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।